हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी छोटी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। तो आगे बढ़ाते हैं पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को, और ये है 24 थ्योरी क्लास। इससे पहले की सभी थ्योरी क्लास आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट के अंदर, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ये जो क्लासेस चल रही हैं ये बेस्ड है नीलिट ओ लेवल और CCC के सिलेबस पर। तो ये क्लास आपको काफ़ी हेल्प करेगी इन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर जहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। पार्ट 1 क्लास कल हो चुकी है, आज पार्ट 2 है। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने बात की थी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे, देखो ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कल की क्लास के अंदर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कल की क्लास में। तो आज हम आगे बढ़ने वाले और बात करेंगे यहाँ पे सी लैंग्वेज के बेसिक सिंटेक्स के बारे में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली क्लास भी। तो आपको सभी क्लासेस देखनी है लाइन वाइज। ठीक है, पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। तो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। तो यहाँ पे बात करेंगे सी टोकन्स, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में। आज की क्लास का मेन टॉपिक क्या है? सी टोकन्स, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे टोकन्स क्या होते हैं सी लैंग्वेज में। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, टोकन्स इन सी। A C program consists of various tokens, and a token is either a keyword, an identifier, a constant, a string literal और a symbol। देखो टोकन का मतलब क्या होता है ये समझिए। टोकन होता है, किसी भी लैंग्वेज में टोकन होता है अ इंडिविजुअल यूनिट। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझो। वो यूनिट जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे छोटी यूनिट जो होती है ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, वो होती है टोकन। ठीक है, अब आपका टोकन कीवर्ड भी हो सकता है, आइडेंटिफायर भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है और स्ट्रिंग लिटरल हो सकता है, या फिर कोई सिंबल भी हो सकता है। इन सभी को हमने कॉमन नाम दिया है टोकन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ द 5 टोकन्स। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है printf ब्रैकेट के अंदर हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे है /n। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट के अंदर टोटल 5 टोकन्स हैं। कैसे देखो, द इंडिविजुअल टोकन्स आर, एक तो हो गया printf, ठीक है, फिर एक हो गया ब्रैकेट, ये आपका है ओपनिंग ब्रैकेट। इसके बाद ये जो है ये आपका पूरा क्या है, आपका जो टेक्स्ट है वो भी आपका एक टोकन ही होता है। ठीक है, जो सेंटेंस आप लिखते हैं जिसे आप प्रिंट करवाना चाहते हैं कंसोल पे, ये भी आपका एक टोकन ही है। इसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट है एंड देन यहाँ पे है सेमी कॉलन। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर टोटल 5 टोकन्स है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा टोकन क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? टोकन इज़ अ इंडिविजुअल यूनिट। और टोकन बहुत टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग लिटरल्स या फिर कोई सिंबल भी हो सकता है। तो वो यूनिट जिसे आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है टोकन। ठीक है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? टोकन होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट भी आप ऐसे कह सकते हो, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, क्लियर हो गया? बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे सेमी कॉलन के बारे में। देखो, इन अ सी प्रोग्राम द सेमी कॉलन इज अ स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम में देखा है, MCQ में पूछते हैं कि सी प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए आप किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं? तो हम इस्तेमाल करते हैं सेमी कॉलन का, इसे बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगर आपने स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लगाया है सेमी कॉलन, देखो यहाँ पे लगाया ना, अगर मैं ये नहीं लगाऊंगी तो ये वाला जो स्टेटमेंट है सी स्टेटमेंट, ये टर्मिनेट नहीं होगी और यहाँ पर कंपाइलर सिंटैक्स एरर दे देगा। क्लियर हो गया? देखो, तो यहाँ लिखा हुआ है दैट इज
ईच इंडिविजुअल स्टेटमेंट मस्ट बी एंडेड विद अ सेमीकोलन। सी प्रोग्राम के अंदर आपको हर एक अलग अलग इंडिविजुअल स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड करना पड़ेगा। इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ वन लॉजिकल एंटिटी। तो हर स्टेटमेंट के एंड में हम लगाएंगे सेमीकोलन। इसका मतलब क्या है कि हर एक लॉजिकल एंटिटी को हमने एंड कर दिया विद अ सेमीकोलन, ठीक है। गिवन बिलो आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखो दो अलग अलग स्टेटमेंट है जहाँ हमने सेमीकोलन का यूज़ किया है। एक तो यही हो गई प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर हेलो वर्ल्ड स्लैश एन मतलब होता है न्यू लाइन। ये हम पढ़ेंगे आगे कि स्लैश एन का मतलब क्या होता है। इसे बोलते हैं एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। इसे मैं डिस्कस कराऊंगी आगे आने वाली क्लास के अंदर। यहाँ पे हमने लगाया सेमीकोलन। इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर एंड कर दिया, ठीक है। तो सेमीकोलन से कंपाइलर को आइडिया मिलता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद एक और एग्जांपल है रिटर्न ज़ीरो। आपको बताया था कल रिटर्न ज़ीरो क्यों लगाते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम इंट मेन का यूज़ कर रहे हैं। तो इंटीजर जो होता है ना उसके लिए आपको रिटर्न करना पड़ता है। और रिटर्न ज़ीरो का मतलब क्या होता है, जब भी आपका जो एग्जीक्यूशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगी उस केस में आपको रिटर्न ज़ीरो मिलता है। कहाँ से, थ्रू प्रोग्राम टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आज थोड़ा गला मेरा ख़राब है इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ क्लास लेने का। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं नेक्स्ट क्लास में उसे और क्लैरिफाई कर दूँगी, ठीक है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको क्लास दे सकूँ। तो नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे कमेंट्स इन सी लैंग्वेज के बारे में। कमेंट्स भी इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। देखो यहाँ पे क्या है, Comments in C language are used to provide information about lines of code। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ कमेंट्स क्या होते हैं, तो देखो कमेंट्स बेसिकली होते हैं अगर आपने कोई लाइन ऑफ कोड लिखा है उसे एक्सप्लेन करने के लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कंपाइलर कभी भी आपके कमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता, कंपाइलर हमेशा कमेंट को इग्नोर करता है, ठीक है। तो कमेंट्स का इस्तेमाल हम करते हैं अपने कोड को डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने के लिए। लेट्स सपोज आपने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, वहाँ पर आपने कुछ वेरिएबल्स बनाए, कुछ फंक्शंस बनाए, ठीक है। अब लेटर ऑन जब बाद में कुछ टाइम बाद आप वापस से प्रोग्राम को देखोगे तो आपको आइडिया मिल जाए कि मैंने ये वाला फंक्शन किस लिए बनाया, इसलिए हम वहाँ पे कुछ कमेंट्स लिख देते हैं ताकि बाद में यूज़र को पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, तो सी लैंग्वेज के अंदर जो कमेंट्स होते हैं वो लाइन ऑफ कोड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ में आते हैं, ठीक है। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग कोड। तो कोड को डॉक्यूमेंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कमेंट्स का। कमेंट्स आर लाइक हेल्पिंग टेक्स्ट इन योर सी प्रोग्राम एंड दे आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में आता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कि कमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द कंपाइलर। ये ट्रू है या फिर फॉल्स है? ये बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। कंपाइलर कभी भी कमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करता, हमेशा उसे इग्नोर कर देता है, ठीक है। अब सी लैंग्वेज के अंदर दो टाइप के कमेंट हो सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन द सी लैंग्वेज। फर्स्ट इज सिंगल लाइन कमेंट्स एंड सेकंड इज मल्टी लाइन कमेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे सिंगल लाइन कमेंट्स के बारे में, ठीक है। देखिए क्या होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल स्लैश। तो डबल स्लैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल लाइन कमेंट को। देखो यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं पहले। हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। इसके बाद यहाँ से हमने अपना ब्लॉक ओपन किया, इसे बोलते हैं ब्लॉक। ब्लॉक को बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं करली ब्रेसेस का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ किया डबल कोट्स के अंदर हेलो सी, तो मुझे स्क्रीन पर क्या मिलेगा? जो मैंने डबल कोट्स के अंदर प्रिंट एफ में दिया है वो मुझे स्क्रीन पर मिलता है। आप जानते हैं कि प्रिंट एफ क्या होता है? एक आउटपुट फंक्शन होता है। ये एक बना बनाया लाइब्रेरी का आउटपुट फंक्शन है, ठीक है। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी क्या होते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस आगे आने वाले क्लास के अंदर, ठीक है। देखो इसके बाद रिटर्न ज़ीरो कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने अपने ब्लॉक को बंद कर दिया। ये मेरा प्रोग्राम बन गया जो स्क्रीन पे मुझे हेलो सी प्रिंट करके दे रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कमेंट का इस्तेमाल किया है। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो मैंने
डबल स्लैश के साथ यहाँ पे लिख दिया प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो जैसे ही आप डबल स्लैश लगाते हो वैसे ही आपके टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखो, आप देख पा रहे हो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये आपके कंसोल पर प्रिंट नहीं हुई है, ठीक है, बिकॉज कंपाइलर ने इसको देखा ही नहीं, इसे इग्नोर कर दिया। तो ये सिर्फ यूज़र को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। अगर नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा यूज़र आता है और वो पढ़ता है इस प्रोग्राम को, तो जैसे ही वो देखेगा यहाँ पर प्रिंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे इस प्रिंट फंक्शन ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर दिया स्क्रीन पे। तो ये बस समझाने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन को प्रोवाइड करने के लिए हमने कमेंट का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ठीक है। और डबल स्लैश से हम सिंगल लाइन कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब मतलब क्या है सिंगल लाइन का? मतलब एक सिंगल लाइन में ही आपने स्टेटमेंट दी है कमेंट में, उसे बोलेंगे सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे है इवन यू कैन प्लेस द कमेंट आफ्टर द स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट के बाद भी कमेंट कर सकते हैं। कैसे? देखो यहाँ पे मैंने इस स्टेटमेंट के पहले कमेंट बता दिया। यहाँ देखो एग्जांपल, printf hello c सेमीकोलन के बाद मैंने यहाँ पर कमेंट दिया है, तो ये आफ्टर द स्टेटमेंट वाला कमेंट है। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आप बिफोर द स्टेटमेंट या आफ्टर द स्टेटमेंट कमेंट दे सकते हैं। कमेंट क्या होते हैं? कमेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं यूज़र को, ताकि फ्यूचर में अगर उसे वापस से ज़रूरत पड़े प्रोग्राम को पढ़ने की तो समझने में आसानी हो जाए। फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूज़र कमेंट्स बनाए जाते हैं। कंपाइलर हमेशा इससे क्या करता है? इग्नोर करता है। क्लियर हो गया? हमने यहाँ पर फर्स्ट टाइप देख लिया, सिंगल लाइन कमेंट। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ कमेंट के बारे में, जो है मल्टी लाइन कमेंट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होते हैं। मल्टीलाइन कमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्लैश एस्ट्रिक। इस टाइप से आप रिप्रेजेंट करते हो मल्टीलाइन कमेंट्स को। इट कैन ऑक्यूपाई मेनी लाइन्स ऑफ कोड बट इट कैन नॉट बी नेस्टेड। देखो यहाँ पे स्लैश और एस्ट्रिक ऐसे, इसके बाद आप मल्टीपल लाइन्स के अंदर कमेंट लिख सकते हो और इसे क्लोज करने के लिए आपको एस्ट्रिक्ट और स्लैश लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करने के लिए स्लैश एस्ट्रिक्ट और क्लोज करने के लिए एस्ट्रिक्ट और स्लैश, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी भी लाइन्स के अंदर आप कमेंट्स को लिख सकते हो। यहाँ अगर बात करें तो मैं सिंगल लाइन में सिर्फ कमेंट लिख पा रही थी डबल स्लैश को यूज़ करके, लेकिन यहाँ पर स्लैश एस्ट्रिक का इस्तेमाल करके मैं मल्टीपल लाइंस में कमेंट लिख पा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी लाइंस ऑफ कोड आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे नेस्टिंग नहीं हो सकती है। नेस्टिंग का मतलब क्या, पहले ये समझते हैं। देखो नेस्टिंग का मतलब होता है कि एक कमेंट के अंदर, एक मल्टीलाइन कमेंट के अंदर आप दूसरा मल्टीलाइन कमेंट नहीं डाल सकते। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे ये कमेंट कर रखा है, अब इसके बीच में मैं यहाँ पर फिर से ऐसे कर दूँ कमेंट, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज ये हो गई नेस्टिंग। एक ऑलरेडी आपने कमेंट कर रखा है उसके अंदर फिर से कमेंट कर दिया, तो ये रॉन्ग है, ये गलत सिंटेक्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंटेक्स देखिए क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्लैश एस्ट्रिक्ट प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन मल्टी लाइन कमेंट स्टार या फिर एस्ट्रिक्ट और स्लैश printf hello c रिटर्न 0 और से बंद कर दिया ब्लॉक को। अब यहाँ मैंने 2 लाइन्स के अंदर कमेंट को लिखा है, जबकि प्रीवियस स्लाइड में मैंने सिर्फ एक लाइन में कमेंट को लिखा था, ठीक है। तो डबल स्लैश के साथ सिर्फ आप एक सिंगल लाइन में ही कमेंट लिख सकते हो, और मल्टीपल लाइन्स में अगर आपको कमेंट करना है तो उसके लिए आपको इस वाले सिंटेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो printf हुआ hello c वो स्क्रीन पर आ गया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी मल्टी लाइन कमेंट को कंपाइलर ने इग्नोर कर दिया, ठीक है। इसके लिखने से कोई भी आंसर हमारे आउटपुट में नहीं आया, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर कमेंट समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी पॉइंट पे किसी को भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज अवेलेबल, अपने डाउट वहाँ पे क्लियर कर लो, बिकॉज यहाँ पे डाउट ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम में कोई डाउट ना रहे और आपके क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है। बिकॉज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा सकती है एग्ज़ाम के अंदर, अगर आप ध्यान से पढ़ाई करेंगे तो, ठीक है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पर करेक्टर सेट के बारे में, ठीक है। तो आप कौन कौन से करेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हो सी लैंग्वेज के अंदर, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो, अ करेक्टर सेट इज़ अ सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स,
लेटर्स एंड सम स्पेशल करेक्टर्स दैट आर वैलिड इन सी लैंग्वेज। तो करेक्टर सेट के अंदर हम अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स और कुछ स्पेशल करेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हो अपर केस का भी और लोअर केस अल्फ़ाबेट्स का, जैसे कि अपर केस में कैपिटल ABCD अप टू Z और लोअर केस में स्मॉल ABCD अप टू Z। सी एक्सेप्ट बोथ लोअर केस एंड अपर केस अल्फ़ाबेट्स एज वेरिएबल्स एंड फंक्शंस, ठीक है। तो वेरिएबल और फंक्शन नेम के अंदर आप अपर केस और लोअर केस अल्फ़ाबेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बोथ आर वैलिड, ठीक है। नेक्स्ट इज डिजिट्स। तो 0 से लेके 9 तक की डिजिट का आप इस्तेमाल कर सकते हो करेक्टर सेट के अंदर। इसके बाद ये कुछ स्पेशल करेक्टर्स हैं जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं करेक्टर सेट के अंदर। तो ये बहुत सारे सिंबल्स हैं, ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कॉमा है, लेस देन, ग्रेटर देन, फुल स्टॉप है, उसके बाद हाइफन है, ठीक है, ब्रैकेट्स है, सेमीकोलन है, इसके अलावा हैश है, क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पेशल करेक्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे वाइट स्पेस इन सी के बारे में, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ सी का बेसिक सिंटेक्स। देखो यहाँ पर वाइट स्पेस का मतलब क्या है सी लैंग्वेज के अंदर। अ लाइन कंटेनिंग ओनली वाइट स्पेस पॉसिबली विद अ कमेंट इज नोन एज अ ब्लैंक लाइन एंड अ सी कंपाइलर टोटली इग्नोर्स इट। देखो अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई ब्लैंक लाइन है, ठीक है, तो उसे बोलेंगे सिर्फ वहाँ पर क्या है वाइट स्पेस है। या फिर अगर आपके पास कमेंट है, ठीक है, कमेंट के साथ वाइट स्पेस है, तो उसे भी हम बोलेंगे ब्लैंक लाइन और उसे कंपाइलर टोटली इग्नोर कर देता है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे वाइट स्पेस इज द टर्म यूज्ड इन सी टू डिस्क्राइब ब्लैंक्स, टैब्स, न्यू लाइन करेक्टर्स एंड कमेंट्स। देखो यहाँ पे क्या है वाइट स्पेस का मतलब क्या है सी लैंग्वेज में। वाइट स्पेस किसे कहते हैं? अगर आपने स्पेस दिया हुआ है या फिर आपने ब्लैंक छोड़ दिया कोई लाइन या फिर आपने टैब प्रेस किया है, न्यू लाइन करेक्टर लगा दिया आपने, मतलब /n अगर बात करूँ इसे बोलते हैं न्यू लाइन करेक्टर, ठीक है। या फिर अगर आपने कमेंट किया हुआ है तो इन सब को बोलते हैं वाइट स्पेस, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या है वाइट स्पेस सेपरेट्स वन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट फ्रॉम द अनदर एंड इनेबल्स द कंपाइलर टू आइडेंटिफाई where one element in a statement such as int ends and the next element begins। देखो यहाँ पे क्या मतलब होता है वाइट स्पेस का। आपने ये समझ लिया कि वाइट स्पेस क्या क्या हो सकते हैं। वाइट स्पेस आपके ब्लैंक्स, टैब्स, न्यू लाइन करेक्टर्स या फिर कमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मेन काम क्या होता है वाइट स्पेस का? वाइट स्पेस बेसिकली कंपाइलर को ये बताते हैं कि एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट से कैसे सेपरेटेड है, इन दोनों के बीच में कहाँ पे सेपरेशन आने वाला है। जैसे कि देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ इंट स्पेस है यहाँ पे और फिर है एज लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपाइलर है उसे वाइट स्पेस जो यहाँ पे है ये हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि इंट के बाद नेक्स्ट एलिमेंट बिगन होने वाला है, ठीक है। तो वाइट स्पेस बेसिकली कंपाइलर को ये बताता है कि कैसे आपको अलग अलग स्टेटमेंट को सेपरेट करना है, ठीक है। Therefore, in the following statement int age there must be at least one white space character, ठीक है। white space character हमेशा क्या होता है यूजुअली स्पेस होता है, ठीक है। और बाकी केस के अंदर वो टैब भी हो सकता है या फिर कमेंट एक्सेट्रा हो सकता है, लेकिन अधिकतर वो स्पेस ही होता है, ठीक है, बिटवीन इंट एंड एज फॉर द कंपाइलर टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। देखो अगर मैं यहाँ पर इंट एज ऐसे लिख देती इंट एज, तो यहाँ पे समझ नहीं आता कि जो इंट है वो मेरा एक टाइप है और जो एज है वो एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग एलिमेंट के अंदर आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें वाइट स्पेस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत स्मॉल कंसेप्ट है बट आपको समझना ज़रूरी है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पर अपने इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। सी कीवर्ड्स बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मार्क कर लो भाई, स्टार मार्क कर लो। यहाँ से प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया था और मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया भी हुआ है प्रीवियस पेपर में, ठीक है। देखो यहाँ पे बात करेंगे सी कीवर्ड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए
Keywords are predefined reserved words used in programming that have special meanings to the compiler। मतलब जो keywords होते हैं वो पहले से ही डिफाइन करे होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, जिनका एक स्पेशल मीनिंग होता है जो कंपाइलर को पहले से ही पता होता है, ठीक है। Keywords are part of the syntax and they cannot be used as a constant or variable or any other identifier name। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से अक्सर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है। पहले तो ये समझ लो कि कीवर्ड होते हैं प्रीडिफाइंड और रिजर्व्ड वर्ड जिन्हें आप किसी कांस्टेंट के नाम पे, किसी वेरिएबल के नाम पे या फिर किसी अदर आइडेंटिफायर के नाम पे यूज़ नहीं कर सकते हो, बिकॉज इनका जो मतलब है, जो स्पेशल मीनिंग है वो पहले से ही कंपाइलर को पता है। तो आप किसी वेरिएबल के नाम पे इन्हें यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। जब पहले ही बता दिया यहाँ पे रिजर्वेशन है, मतलब ये रिजर्व्ड है, इन वर्ड्स को आप फर्दर यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। आप देखो यहाँ पे क्या है, दीज वर्ड्स हेल्प अस टू यूज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ द सी लैंग्वेज, दे हैव स्पेशल मीनिंग्स टू द कंपाइलर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज की पहले से ही लाइब्रेरी बनी बनाई है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, कीवर्ड्स हैं बेसिकली, ठीक है, जिनको पहले से ही बनाया गया है ताकि हम यूज़ कर सके फर्दर अपने प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर है फॉर एग्जाम्पल इंट मनी, देखो यहाँ पर है इंट मनी एग्जाम्पल है। हेयर इंट इज़ अ कीवर्ड दैट इंडिकेट्स मनी इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट इंटीजर। तो यहाँ पे जो इंट है ना, ये आपका कीवर्ड है। क्या है ये कीवर्ड? जो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मनी नाम का वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। तो इस कीवर्ड ने कंपाइलर को ये बता दिया कि जो मनी नाम का वेरिएबल आपने बनाया है ना, ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल होने वाला है। तो कंपाइलर को इंट ने ये बता दिया बिकॉज इसका ऑलरेडी स्पेशल मीनिंग कंपाइलर को पता हुआ, ये रिजर्व्ड वर्ड है। क्लियर हो गया? देखो यहाँ पे एज सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, मार्क कर लो। कई बार पूछते हैं, ट्रू फॉल्स के अंदर पूछ लेंगे या फिर आपसे एमसीक्यू में पूछ लेंगे कि सी कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव है, केस इनसेंसिटिव है, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। केस सेंसिटिव बोलो, देखो यहाँ पर है केस सेंसिटिव, एक तो ये होता है और एक होता है केस इनसेंसिटिव बोलो। या फिर आप इसे बोलो नॉट केस सेंसिटिव, एक ही मतलब होता है इन दोनों का, ठीक है। देखो केस इनसेंसिटिव या फिर नॉट केस सेंसिटिव, आपको इन दोनों में से कोई सी भी स्टेटमेंट देके कंफ्यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो केस सेंसिटिव का मतलब पहले समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर अपर केस और लोअर केस को अलग अलग माना जाएगा, अपर केस और लोअर केस को अलग अलग माना जाएगा, इसे बोलते हैं केस सेंसिटिव। जैसे यहाँ पे समझना, ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, किसमें, केस सेंसिटिव के केस में। देखो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट मनी सेमीकोलन, यहाँ पर भी मनी है, यहाँ पर भी मनी है, लेकिन यहाँ पर m क्या है, छोटा है, और यहाँ पर m क्या है, बड़ा है। इट मीन्स ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स माने जाएंगे, मेमोरी में इन्हें अलग अलग जगह मिलने वाली है। तो यहाँ पर हो गया केस सेंसिटिव, मतलब यहाँ पे अपर केस जैसी मैंने एक लेटर भी कर दिया तो ये बन गया क्या, डिफरेंट वेरिएबल। तो इसलिए बोलते हैं सी क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। अगर बात करूँ केस इनसेंसिटिव की तो वहाँ पर ये दोनों सेम माने जाते हैं। या फिर मैं अगर ऐसे लिख देती इंट मनी, अगर मैं पूरा ही कैप्स लॉक ऑन करके लिखती है ऐसे, तब भी ये दोनों आपस में इक्वल माने जाते अगर ये होती केस इनसेंसिटिव या फिर नॉट केस सेंसिटिव लैंग्वेज। लेकिन हमारे पास ऐसा केस तो नहीं है, हमारे पास बोला गया है कि जो सी है वो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब यहाँ पर दोनों जो आपके ये वेरिएबल्स है ये डिफरेंट माने जाएंगे और जो आपके कीवर्ड्स होते हैं सभी कीवर्ड्स आपके लोअर केस में ही लिखे जाते हैं। ये रिकमेंडेशन है, ठीक है, आपके सभी के सभी कीवर्ड्स, ऑल कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन लोअर केस।
इस बात का ध्यान रखना। अगर आपने इंट ऐसे लिख दिया, एक मिनट, अगर आपने ऐसे लिख दिया इंट, तो ये गलत है, बिकॉज यहाँ पे आपने केस चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये गलत है, आपके सभी कीवर्ड्स जो हैं वो लोअर केस में ही आएंगे। क्लियर हो गया? बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर कितने कीवर्ड्स होते हैं। आपको ये ज़रूर से याद करना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, ठीक है। सी लैंग्वेज के अंदर टोटल कितने हैं? 32 कीवर्ड्स हैं। Here is a list of all the keyword allowed in ANSI C से बोलेंगे ANSI C, ठीक है। इसे ANSI ना बोल के आप ANSI बोलेंगे। The C language was formalized in 1988 by the American National Standard Institute ANSI। देखो, आपको मैंने कल बताया था कि 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया था डेनिस रिची ने, कहाँ पर? AT&T बेल लेबोरेटरीज के अंदर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सी को स्टैंडर्डाइजेशन प्रोवाइड करने के लिए 1988 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसे फॉर्मलाइज कर दिया, ठीक है। इसे एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाया गया, तो इसीलिए इसे आंसी सी बाद में बोलने लग गए हम लोग, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर आंसी सी लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना कि आंसी का मतलब क्या है। ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये उस इंस्टीट्यूट का नाम है जिसने इसे फॉर्मलाइज कर दिया, ठीक है। तो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सी लैंग्वेज के अंदर टोटल 32 कीवर्ड होते हैं। देखो, कीवर्ड से क्वेश्चन आया हुआ है, आपको 4 कीवर्ड्स दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा सी लैंग्वेज का कीवर्ड नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया आपको पहले भी, ठीक है। तो देखो, आपको दे दिया ऑटो, देखो यहाँ पे देखो, ऑटो है, डबल है, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, एल्स, लॉन्ग, स्विच, केस, इनम, रजिस्टर, टाइप डेफ, कैर, एक्सटर्न, रिटर्न, यूनियन, कंटिन्यू, फॉर, signed, void, do, if, static, while, default, go to, size of, volatile, const, float, short और unsigned। तो देखो, ये है आपके टोटल 32 कीवर्ड। अब आपको इन सभी के नाम अच्छे से याद नहीं करने हैं, बस आपको एक बार नज़र मारनी है इन सभी के ऊपर, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपको करवाया भी था, क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, बोला गया था इनमें से कौन सा सी का कीवर्ड है। तो वहाँ पे ऑप्शंस थे वॉइड और इनमरेशन ऑप्शन में था। क्या था? इनमरेशन। इसके अलावा ऑप्शन में था इंटीजर और इसके अलावा ऑप्शन में था फ्लोटिंग। देखो, ये ऑप्शंस थे 4 और बोला गया था इनमें से कौन सा सी लैंग्वेज का कीवर्ड है। तो देखो, इंटीजर कीवर्ड नहीं होता, कीवर्ड इंट होता है, इसलिए ये तो गलत हो गया। यहाँ पे इनमरेशन कीवर्ड नहीं होता, इनम होता है कीवर्ड, तो ये भी गलत हो गया। फ्लोटिंग कीवर्ड नहीं होता, सिर्फ फ्लोट कीवर्ड होता है, तो ये भी गलत हो गया। इट मीन्स उस क्वेश्चन का आंसर वॉइड था। तो आपको यहाँ से कोई भी 4 ऑप्शन दे देंगे और बोलेंगे इनमें से बताओ कौन सा कीवर्ड है या फिर कौन सा नहीं है। तो आपको एक बार अपनी नज़रें इसके ऊपर दौड़ानी है, ये देखने के लिए कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। अच्छे से याद मत करो, बस एक बार देख लो, ताकि ऑप्शंस में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसे निकाल पाओ, ठीक है। क्लियर हो गया? बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पर सी आइडेंटिफायर्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है सी आइडेंटिफायर। देखो, अ सी आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आप किसी वेरिएबल को नाम दे रहे हैं या फिर आप किसी फंक्शन को नाम दे रहे हैं या फिर आप किसी भी यूज़र डिफाइंड आइटम को नाम दे रहे हैं तो उसे बोलेंगे आइडेंटिफायर, ठीक है। तो आइडेंटिफायर बेसिकली किसी का भी नाम हो सकता है, वेरिएबल, फंक्शन या फिर किसी भी यूज़र डिफाइंड आइटम का, जैसे कि एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन एक्सेट्रा, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे एरे क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनियन क्या होता है, ये सब आने वाले हैं, ठीक है, आगे आने वाले क्लास के अंदर। देखो, तो यहाँ पे इन सभी वेरिएबल्स, फंक्शंस और किसी भी यूज़र डिफाइंड आइटम को आइडेंटिफाई करने के लिए जिस नाम का यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि आइडेंटिफायर्स होता क्या है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे, एन आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद अ लेटर A to Z या फिर स्मॉल a to z। तो आइडेंटिफायर का जो नाम है ना, वो या तो
ए से जेड कैपिटल में शुरू हो सकता है या फिर स्मॉल ए टू जेड से भी शुरू हो सकता है। उसके अंदर अंडरस्कोर भी आ सकता है, फॉलोड बाय 0 और मोर लेटर्स, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए आप लेटर या फिर अंडरस्कोर का ही यूज़ करेंगे। लेटर स्मॉल या कैपिटल हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन डिजिट के साथ आप कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे आइडेंटिफायर को, ठीक है। फॉलोड बाय, तो स्टार्ट करने के बाद आप 0 या मोर लेटर्स लिख सकते हैं, अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं या फिर डिजिट्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करने के लिए आप डिजिट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था प्रीवियस पेपर के अंदर और ये असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इज सी डज नॉट अलाउ पंक्चुएशन करेक्टर्स सच एज @ डॉलर एंड परसेंटेज विद इन आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर्स के अंदर हम @ डॉलर या परसेंटेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम सिर्फ एक ही सिंबल का यूज़ करेंगे एंड दैट इज़ अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से आपका आइडेंटिफायर स्टार्ट भी हो सकता है, ठीक है। देखो, ऑल्सो रिमेंबर आइडेंटिफायर नेम मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम द कीवर्ड्स। आपको बताया था कि आइडेंटिफायर का जो नाम होगा वो कीवर्ड से डिफरेंट होना चाहिए। आप इंट नाम से कोई आइडेंटिफायर नहीं बनाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे रजिस्टर नाम से कोई आइडेंटिफायर नहीं बनाएंगे बिकॉज ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, इनको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यू कैन नॉट यूज़ इंट एज अ आइडेंटिफायर बिकॉज इंट इज़ अ कीवर्ड। तो जो भी आपके कीवर्ड है उन्हें आप आइडेंटिफायर के तौर पर यूज़ नहीं करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा गला ख़राब है लेकिन पूरी कोशिश है मेरी कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे C इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो C होती है हमारी केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको बता दिया यहाँ मैंने। दस मैन पावर एंड मैन पावर आर टू डिफरेंट आइडेंटिफायर्स इन C। देखो, मैन पावर कोई कीवर्ड तो नहीं है, तो मैंने यहाँ पे खुद से एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, मैन पावर यहाँ पर M कैपिटल है, यहाँ पे M स्मॉल है, तो C इसे अलग अलग वेरिएबल का नाम मानेगी बिकॉज C आपकी क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सेप्टेबल आइडेंटिफायर। देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा गलत आइडेंटिफायर है, तो आपको वहाँ पे गलती पकड़नी है। गलती कैसे पकड़ेंगे, देखो यहाँ पे देखो MOHD, क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सभी क्या है, आपके लेटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे है ज़ारा, ठीक है। ABC है, ठीक है। मूव है, अंडरस्कोर नेम है, ये भी ठीक है। यहाँ पे A से स्टार्ट किया है, फिर अंडरस्कोर 1 2 3, ठीक है। माई नेम 50, ठीक है। अंडरस्कोर से स्टार्ट करा है, बिल्कुल ठीक है। अंडरस्कोर टेम्प, ठीक है। J, ठीक है। A, ठीक है। A 2 3 B9, ठीक है। R से क्या है, ठीक है। लेकिन अब देखो, अगर मैं ये लिख दूं, ये गलत है क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, डिजिट के साथ स्टार्ट कर दिया। तो आपको 4 ऑप्शन में से ज़रूर से एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर डिजिट से स्टार्ट करा होगा, या फिर ऐसे कर देंगे। देखो, जैसे कि मान लो ये एक वेरिएबल है सैलरी, क्या है, ठीक है। गलत है बिकॉज यहाँ पे आपने अलग से सिंबल का इस्तेमाल किया है जो कि अलाउड नहीं है आइडेंटिफायर के अंदर। आप सिर्फ एक ही सिंबल अंडरस्कोर का ही यूज़ करेंगे और किसी का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? तो ऐसे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। मैं आपको आगे आने वाली क्लास के अंदर, मतलब कल की क्लास में, क्वेश्चंस भी कराऊंगी। टेंशन नहीं लेनी है, थ्योरी यहाँ होगी, क्वेश्चंस भी यहीं पे होंगे, ठीक है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पर रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स के बारे में। यहीं से आपको MCQ क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो स्टार मार्क कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ पर मैं स्टार मार्क करूँगी आपको उन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है बिकॉज वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाने वाले हैं। इसके बाद आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है, एग्जाम में। देखो, A valid identifier can have letters both uppercase and lowercase letters। तो वेरिएबल के नाम में, आइडेंटिफायर के नाम में आप बोथ अपर केस लोअर केस लेटर का इस्तेमाल कर सकते हो, डिजिट्स और अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हो। बस आप इन तीनों का ही इस्तेमाल कर सकते हो और किसी का इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है। द फर्स्ट लेटर ऑफ आइडेंटिफायर शुड बी आइदर लेटर और अंडरस्कोर। किसी भी आइडेंटिफायर का पहला लेटर या तो होगा आपका लेटर या फिर होगा अंडरस्कोर, इसके अलावा कुछ और नहीं, ठीक है।
अ वैलिड आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिजिट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, बट डिजिट को आप बीच में लिख सकते हैं या फिर एंड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। यू कैन नॉट यूज़ कीवर्ड लाइक इंट, वाइल एक्सेट्रा एज आइडेंटिफायर्स। तो जो कीवर्ड्स होते हैं, इंट हो गया, वाइल हो गया, इनका इस्तेमाल आप आइडेंटिफायर के नाम पे नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज़ नो रूल ऑन हाउ लॉन्ग एन आइडेंटिफायर कैन बी। तो आइडेंटिफायर का जो साइज़ है वो कितना भी लंबा हो सकता है, यहाँ पर कोई साइज़ मेंशन नहीं है, कोई रूल ऐसा नहीं होता है कि आपको इतना ही लंबा आइडेंटिफायर का नाम रखना है। लेकिन हाउएवर यू मे रन इनटू प्रॉब्लम्स इन सम कंपाइलर्स इफ़ द आइडेंटिफायर इज़ लॉन्गर देन 31 कैरेक्टर्स। ठीक है, देखो अगर कुछ कंपाइलर्स की बात करें तो वहाँ पर अगर आपने आइडेंटिफायर का नाम 31 कैरेक्टर से बड़ा रख दिया तो वहाँ पे आपको एरर मिल सकती है। बट 31 कैरेक्टर्स इतना बड़ा नाम करने की ज़रूरत है ही क्या, ठीक है, क्योंकि आपको जितना हो सके उतना कंसाइज और लॉजिकल नाम ही चूज़ करना चाहिए अपने फंक्शंस, वेरिएबल्स या फिर यूज़र डिफाइंड आइटम्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सभी रूल्स बता दिए जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अब मैं कल क्या करूँगी, आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, कुछ MCQs जो मैंने खुद से बनाए हैं। मैं आज ला नहीं पाई बिकॉज पूरे नहीं हो पाए थे, इसलिए कल दिवाली है तो दिवाली के दिन हम क्या करेंगे, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है सी लैंग्वेज का उसी पर बेस्ड MCQ लेके आऊँगी। वो क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं वो आपको कल मिल जाएंगे, ठीक है। और दिवाली की बहुत सारी बधाइयाँ आपको कल दूंगी, ठीक है। आप सभी अपना ध्यान रखिए, वायरल चल रहा है आजकल जो मुझे भी हो गया है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखिए अपना, क्योंकि आप सभी को एग्ज़ाम भी देना है आगे, ठीक है। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सभी के सभी सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को, और आगे आने वाली सभी क्लासेस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ठीक है। दिवाली के बाद आपको एक और सरप्राइज़ मिलने वाला है। वो सरप्राइज़ क्या होगा आपको दिवाली के बाद ही बताएंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी तैयार रहना, और सी लैंग्वेज की क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको, इसका फीडबैक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। कल की क्लास में दिवाली वाले दिन हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छी तैयारी करिए और अपना ध्यान भी रखिए। थैंक यू।